सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और साहित्य में उनका स्थान क्या है ये आप समझ पाएंगे। साथ ही उनकी कृतियों का हम बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तथा जितनी भी कृतियां हैं उनमें किस लिए वह लिखा गया है उसकी विशेषताओं को देखेंगे। साथ ही साहित्य में क्या योगदान है और बच्चन जी की एक काव्य जिसको हम मधुशाला के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम विशेष रूप से उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तिगत जीवन की, उसके व्यक्तित्व के बारे में। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है दोस्तों, वह 27 नवंबर सन 1907 को प्रयाग, जो कि अब इलाहाबाद नाम हो गया है, प्रयाग नाम हो गया है, इलाहाबाद था पहले, तो प्रयाग में उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का जो मूल नाम है वह हरिवंश राय श्रीवास्तव था, ठीक है। लेकिन बाल्यकाल में उनके बचपन के स्वभाव के कारण उन्हें बच्चन कहा जाता था, जिसे बाद में उनका साहित्यिक नाम बना लिया गया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने PhD की। उनके शोध में प्रसिद्ध कवि W.B. यीट्स पर इन्होंने शोध किया। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर रहे और कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने कार्य किया। बच्चन जी हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर युग अर्थात छायावाद के बाद आने वाला युग, इसके महान कवि थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। इसे हालावादी रचनाकार भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताएं जो है, हाला का अर्थ होता है मदिरा, ठीक है। तो इनकी जो मुख्य जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जिनसे इन्होंने प्रसिद्धि पाई, वह मधुशाला, जैसे मधुशाला, मधुकलश, है ना, ये सभी जो हैं शराब पर केंद्रित है। और केवल शराब पर केंद्रित न होकर इन्होंने इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हमें बताया है, तो इसे हालावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो मधुशाला जो है वह हिंदी कविता में अमर रचना मानी जाती है और उन्होंने अनेक अन्य कविताएं और काव्य संग्रह भी दिए हैं। जैसे इन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर आदि अन्य गद्यात्मक रचनाएं रची। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म भूषण सम्मान मिला। वे हिंदी के लोकप्रिय कवियों में एक माने जाते हैं और इनके पुत्र अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का निधन जो है वह 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुआ। उनकी पत्नी तेजी बच्चन एक समाज सेविका थी। तो संक्षेप में हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के लिए उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की और भारतीय साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी साहित्यिक विकृति और व्यक्तित्व, विकृति ना होकर दोस्तों ये कृति है, ठीक है, उनकी साहित्यिक कृति और व्यक्तित्व आज भी पाठकों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी हम दोस्तों सूचियों के रूप में उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको आगे हम देने वाले हैं।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो इनकी प्रमुख कृतियों की सूची और वर्ष तथा इन कृतियों की विशेषताओं को भी हम देखेंगे। तो बच्चन ने हिंदी साहित्य को अनेक श्रेष्ठ कृतियां दी जो उनके जीवन दर्शन, निजी अनुभवों और सामाजिक सरोकारों का प्रतिबिंब है। नीचे उनकी प्रमुख कृतियां, प्रकाशन वर्ष तथा उनकी विशेषताएं दी गई है। तो प्रमुख कविता संग्रह और उनकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो कृति का नाम, प्रकाशन वर्ष और विशेषताएं। तेरा हार यह काव्य संग्रह है, 1932 में प्रकाशित हुआ और तेरा हार जो कृति है वह उनका प्रथम काव्य संग्रह है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें भावनाओं और प्रेम की कोमलता से यह कृति जो है वह परिपूर्ण है। आगे देखते हैं मधुशाला, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ और हिंदी साहित्य की अमर कृति के रूप में यह जाना जाता है और मानव जीवन की जटिलताओं को मदिरा के प्रतीक से इस काव्य संग्रह में दर्शाया गया है। फिर आते हैं मधुबाला। मधुबाला 1936 में प्रकाशित हुआ। मधुबाला की काव्य परंपरा का विस्तार प्रेम और लालित्य की अभिव्यक्ति है। फिर 1937 में मधु कलश के नाम से इनकी रचना प्रकाशित हुई। इस काव्य संग्रह में जीवन के गूढ़ अर्थों पर आधारित यह एक दार्शनिक रचना है। फिर 1938 में इनकी काव्य संग्रह निशा निमंत्रण का संपादन हुआ और प्रकाशन हुआ और जीवन और मृत्यु के रहस्यों की प्रतीकात्मक व्याख्या निशा निमंत्रण में किया गया है। 1939 में प्रकाशित इनकी रचना है एकांत संगीत। इसमें अंतर्मुखी और आत्मपरक भावनाओं को संगीतात्मक शैली में व्यक्त किया गया। फिर 1983 में आकुल अंतर नाम से इनका काव्य प्रकाशित हुआ और इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्षों की व्यंजना हमें मिलती है। 1945 में प्रकाशित हुई रचना का इनका नाम है सतरंगिनी। सतरंगिनी में 7 रंगों के माध्यम से जीवन की विविधता का चित्रण किया गया है। उसी प्रकार 1946 में प्रकाशित इनकी रचना का नाम है हलाहल। यह जो रचना है दोस्तों, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अमानवीय कष्टों को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। फिर हम आते हैं 1946 की इनकी रचना बंगाल का काल। यह जो काव्य रचना है दोस्तों, इसमें बंगाल पर जब अकाल पड़ जाता है उस पर आधारित मानवीय संवेदनाओं की कविता है। फिर आते हैं 1948 में खादी के फूल। खादी के फूल जो काव्य है दोस्तों, वह राष्ट्रवाद और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित काव्य है। आगे हम देखते हैं मिलन यामिनी, 1950 में प्रकाशित हुआ और मिलन यामिनी में प्रेम, मिलन और वियोग की कविताएं समाहित है। 1955 की इनकी रचना है प्रणय पत्रिका। प्रणय पत्रिका में प्रेम की सौम्य और आत्मिक अनुभूति का संग्रह किया गया है। 1958 की इनकी रचना है आरती और अंगारे। यह जो रचना है दोस्तों, यह सामाजिक मूल्यों और नैतिक द्वंद्वों पर चिंतन करने को हमें मजबूर कर देती है। और 1958 में ही इनकी एक अन्य काव्य कृति है बुद्ध और नाच घर। यह जो रचना है दोस्तों, इसमें उन्होंने आध्यात्मिकता बनाम भौतिकता, इसकी समीक्षा इस रचना के माध्यम से की है। 1961 में इनकी रचना है त्रिभंगिमा, जो
1961 में प्रकाशित हुआ त्रिभंगिमा। इसमें मानव जीवन की जटिल संरचना को 3 रूपों में दिखाने का प्रयास किया गया है। फिर आते हैं 1973 की इनकी रचना काव्य संग्रह जाल समेटा। 1973 में इन्होंने प्रकाशन हुआ और जाल समेटा में आत्मनिरीक्षण और जीवन की संध्या का चित्रण किया गया है। तो ये थे इनके काव्य रचनाएं, काव्यात्मक रचनाएं। अब हम देख लेते हैं इनकी आत्मकथात्मक कृतियाँ। तो इनकी क्या क्या आत्मकथा है, उनके प्रकाशन वर्ष और उनकी विशेषताओं को हम बताते चलेंगे, आप ध्यान देंगे। इनकी पहली आत्मकथात्मक कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1969 में इनका प्रकाशन हुआ और यह जो रचना है यह उनके जीवन के प्रारंभिक संघर्षों और अनुभवों का जीवंत चित्रण प्रदान करती है। दोस्तों, मैंने हमारे प्लेलिस्ट में आत्मकथात्मक कृति में क्या भूलूं क्या याद करूं इसकी समीक्षा प्रस्तुत की है। तो अगर आप इसे सुनना चाहते हैं, इसका ज्ञान लेना चाहते हैं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं इस वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नीड़ का निर्माण फिर से। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। तो इसमें पुनर्निर्माण और आत्मबल की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। फिर 1977 की रचना है बसेरे से दूर। यह आत्मकथात्मक कृति है और इसमें राजनीतिक और सामाजिक अनुभवों का विस्तार से चित्रण मिलता है। फिर इनकी आखिरी रचना आती है 10 द्वार से सोपान तक। 1985 की इनकी रचना है और इसमें आत्मचिंतन और जीवन के अंतिम चरण का दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों, इन सभी रचनाओं को देखने पर पढ़ने पर हमें यह पता चलता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने इनमें प्रेम, दर्शन, राष्ट्र भावना और मानवीय संवेदनाओं को सरल लेकिन गहराईपूर्ण भाषा में अभिव्यक्त किया। उनकी काव्य शैली संगीतात्मक, लय, प्रतीकात्मक और मानवीय भावनाओं की आत्मिकता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख कृतियों का संक्षिप्त सार या मुख्य थीम। उनकी मुख्य जो विषय रहा है, विषय वस्तु क्या है, इसका हम जान लेते हैं। तो मधुशाला जो कि 1935 में प्रकाशित हुई, इसका सार यह है, इसमें जीवन की पीड़ा और सुख दुखों का प्रतीकात्मक दर्शन है, जिसमें मदिरा जीवन की आनंद और विसर्जन का रूप है। ठीक है, मदिरा के माध्यम से जीवन की निराशा और आनंद का दर्शन कराया गया है तथा मानवता और अस्तित्व की खोज इसमें की गई है। इसी कारण मधुशाला बहुत ही सशक्त कृति मानी जाती है। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 का सार यह है, इसमें आत्मकथात्मक संग्रह जो है दोस्तों और काव्य संग्रह है, ये गद्य संग्रह है। तो यह जो संग्रह है इसमें उनके जीवन के प्रारंभिक संघर्ष, अनुभव और मानस अर्थात उनके मन में जो चित्र अंकित हैं इतिहास का, उनके जीवन के इतिहास का, वो सभी चीज़ें इसमें दिया गया है। थीम क्या है? जीवन संघर्ष, यादें और आत्मनिरीक्षण। फिर आते हैं नीड़ का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ। इस रचना का सार यह है
इसमें व्यक्तित्व के पुनर्निर्माण और जीवन में नई आशाएं जगाने का भाव हमें दिखता है। थीम आशा, पुनर्जन्म और जीवन संघर्ष। फिर बसेरे से दूर, यह जो कृति है यह 1977 में प्रकाशित हुआ। इसका सार है सामाजिक और राजनीतिक अनुभवों का प्रतिबिंब, जीवन के विविध पहलुओं की चर्चा इसमें किया गया है। थीम क्या है? सामाजिक चेतना, राजनीतिक विमर्श और मानवीय संवेदनाएं। ये तीनों चीज़ों को लेकर यह रचना आती है। फिर हम देखते हैं तेरा हार। यह काव्य संग्रह है, 1932 की रचना है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम काव्य रचना है। इसका सार है प्रेम और मानवीय भावनाओं की कोमल अभिव्यक्ति। इसकी थीम है प्रेम और मानवीय संवेदना। फिर आते हैं मधुबाला में। मधुबाला 1936 में प्रकाशित हुई कृति है और इसका सार है मधुशाला की शैली में प्रेम। जिस प्रकार मधुशाला की शैली रुबाइयों के माध्यम से लिखी गई है, तो रुबाई शैली में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति इसमें कराया गया है और थीम है प्रेम, सौंदर्य और जीवन की तीव्र अनुभूति। फिर देखते हैं आकुल अंतर, 1943 में प्रकाशित रचना है। इसका सार है व्यक्तिगत और सामाजिक संकटों और संघर्षों की अभिव्यक्ति। इसकी मुख्य थीम जो है दोस्तों, वह है आंतरिक विकार, संघर्ष और व्यापक सामाजिक बदलाव। फिर आते हैं खादी के फूल, 1948 की रचना। सार राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम की भावना से प्रेरित कविताएं हैं। तो खादी के फूल जो है राष्ट्रवादी कविताएं हैं और इसका थीम है राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन। फिर इनकी नवी रचना है बुद्ध और नाच घर, 1958 में प्रकाशित हुआ। इसका सार है आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच जो द्वंद्व है उसे दर्शाया गया है। थीम आध्यात्मिकता, जीवन दर्शन और भौतिकता का संघर्ष। तो हरिवंश राय बच्चन की कृतियाँ गहन भावनाओं, दर्शन और सामाजिकता का समन्वय है। उनकी कविताएं व्यक्तित्व के जटिलताओं, जीवन की दुख और खुशियों और मानवता के सार्वभौमिक अनुभवों को सरल संगीतात्मक भाषा में प्रस्तुत करती है। इसी कारण बच्चन जी आज भी सभी के हृदय में वास करते हैं। एक लोकप्रिय कवि आज भी वे बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बच्चन जी की भाषा शैली की विशेषता। तो इनकी भाषा शैली की क्या क्या विशेषता है? हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं की भाषा शैली सहज और सरल है, जिसमें रोज़मर्रा की बोली का इस्तेमाल प्रमुख है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उनकी कविता प्रखर भावनाओं और गहरे अनुभवों की अभिव्यक्ति करती है, जिसमें प्रतीकात्मकता और रहस्यवाद की शैली भी दृष्टिगत होती है। बच्चन जी कठोर शिल्पवादी नहीं थे, बल्कि सहज भावों के मुक्त वाहक थे। उनकी भाषा में उर्दू काव्य शैली का प्रभाव भी मिलता है, जिससे उनकी कविताओं में एक प्राकृतिक लय और मैत्रीपूर्ण संवादात्मकता रहती है। कविताओं में अलंकार कम रहते हैं और अर्थ की प्रधानता ज़्यादा होती है, जिससे वे पाठकों के दिल को सीधे छू जाती है। बच्चन जी की कविता में जीवन की त्रासदी और सौंदर्य का सुंदर संतुलन पाया जाता है, अर्थात दोनों बराबर मात्रा में मिले हुए रहते हैं और सामाजिक, दार्शनिक एवं मानववादी संदेश भी मिलते हैं। उनकी शैली गीतात्मक, प्रेरणादायक और गेयता से परिपूर्ण है, अर्थात इनके
कविताओं को गाया भी जा सकता है, संगीत भी उसमें डाला जा सकता है, जो पाठकों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। तो इनके गीत जो हैं बहुत ही प्रेरणादायी हैं। कुल मिलाकर उनकी भाषा और साहित्यिक शैली ने हिंदी कविता को एक नया चेहरा दिया, जो सहज, गहरा और भावपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों बच्चन जी का हिंदी साहित्य में स्थान। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि और नई कविता साहित्यकार आंदोलन के महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला ने हिंदी कविता को एक नया स्वर दिया और आम जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की। बच्चन की कविताओं की भाषा सहज, संगीतात्मक और गेय है, जो सीधे पाठक के हृदय को छूती है। उन्होंने पारंपरिक छायावादी काव्य शैली से हटकर आधुनिक, व्यक्तिगत और समाज चेतनापूर्ण विषयों को अपने काव्य में स्थान दिया। उनका लेखन देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश की गहरी समझ से परिपूर्ण है, जिससे उनकी रचनाएं युग के अनुकूल और सार्वभौमिक बन गई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार मिला तथा सरस्वती सम्मान जैसे उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए। बच्चन जी का साहित्य हिंदी कविता के विकास में अमूल्य योगदान रहा है और जिसने हिंदी कविता को सरलता, गहराई और सार्वभौमिकता प्रदान की है और उन्हें हिंदी साहित्य में एक महान स्तंभ माना जाता है, जिनकी रचनाएं आज भी पाठकों और आलोचकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इस तरह से दोस्तों हमने साहित्य में बच्चन जी का स्थान जाना। अब हम बात करते हैं बच्चन जी की प्रसिद्ध कृति मधुशाला, इसका विस्तृत कथानक और कविताओं की व्याख्या। तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई एक अनुपम काव्य संग्रह है, अर्थात इसके समान और कोई नहीं आया है अभी तक, जिसमें 135 रुबाइयाँ हैं दोस्तों, उर्दू शैली की रुबाइयाँ हैं इसमें। और इसका मुख्य प्रतीक मधुशाला है, अर्थात मदिरालय है, जिसके माध्यम से कवि ने जीवन के गूढ़ रहस्यों, मानव संवेदनाओं, सुख दुख, प्रेम, संघर्ष और अस्तित्व के दर्शन को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। मधुशाला का कथानक क्या है? तो मधुशाला का जो कथानक है दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको 4-5 चीज़ों को जरूर समझना चाहिए। मधुशाला काव्य संग्रह में मधु का अर्थ यहाँ पे मदिरा है, हाला का अर्थ है शराब, प्याला पीने का कप, साकी शराब परोसने वाली को यहाँ पे साकी बोला गया है, और मधुशाला अर्थात शराब खाना। ठीक, तो इन प्रतीकों का उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं और अनुभवों के लिए किया गया है। काव्य के माध्यम से कवि यह कहता है कि जीवन एक मधुशाला अर्थात शराब खाना है, जहाँ निरंतर यात्रा करते रहने, अनुभव करने और समरसता में लिप्त रहने का संदेश है। यह जो कविता है दोस्तों, वह सतत प्रवास और पुनरावृत्ति की तरह है, एक ऐसा मार्ग जहाँ जीवन के सुख दुख के रंग घुले हैं। कवि मदिरा की तीव्रता के भीतर मानव अनुभव की गहराई खोजता है। उसे मधुशाला पाना जीवन का सार समझा जाता है, और जो आनंद, पीड़ा, प्रेम और मृत्यु के मध्य स्थायी केंद्र है। इस तरह से यह मधुशाला की रचना किया गया है, यही सोच है इसमें। और इसमें जो कविताएं हैं 135 रुबाइयाँ हैं इसमें, तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसका जीवन दर्शन क्या है। तो मधुशाला में जीवन दर्शन क्या दिया गया है? तो मधुशाला केवल शराब के बारे में ही नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन के सार, उसकी जटिलताओं और उससे निपटने के तरीकों का प्रतीक है।
काव्य में जीवन को एक मधुर, कभी कभी तीव्र और अनुभव के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद हम प्रतीकात्मकता को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मधुशाला, प्याला, हाला और साकी जैसे जो शब्द आए हैं वह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक हैं। जैसे मधुशाला खुशी, माया है ना, प्याला जो है माया का, क्षण भंगुरता, प्रेम और मृत्यु, ये सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से शब्दों को लिया गया है। साहित्यिक सौंदर्य की अगर बात किया जाए तो कविता की भाषा सरल और तरल तथा संगीतात्मक है। हर रुबाई का अंत मधुशाला शब्द से होता है और जो पूरे संग्रह को एक साथ बांधे रखता है। सामाजिक और दार्शनिक संदर्भ के बारे में बात करें तो मधुशाला में लेखक ने सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कट्टरता, मानवता की एकता की बातें जो हैं इसमें छुपी हुई दिखाई देती है। कविता वासनाओं और तर्कों के बीच संतुलन बनाती हुई चलती है। इसमें जीवन के रहस्य के बारे में बात किया जाए तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के माध्यम से जीवन की गूढ़ताओं को सरल और मार्मिक भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिससे कविता आज भी प्रासंगिक और लोकप्रिय है। चलिए मधुशाला की व्याख्या और रुबाइयों का संक्षिप्त अर्थ देख लेते हैं। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की अद्भुत काव्य कृति है जिसमें 135 रुबाइयाँ हैं और इसमें मानव जीवन के दर्शन, प्रेम, संघर्ष, आध्यात्म और सामाजिक समरसता के विषयों को मदिरा अर्थात मधु, प्याला अर्थात कप, हाला अर्थात शराब और साकी अर्थात जो शराब परोसती है और मधुशाला अर्थात शराब खाना के प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह संग्रह जीवन के सार को सरल, संगीतात्मक और रहस्यमयी भाषा में दर्शाता है। तो उनकी जो रुबाइयाँ हैं दोस्तों, उसके संक्षिप्त सार को हम देख लेते हैं। तो पहला है रुबाई 1 से 10। रुबाई 1 से 10 में जीवन की यात्रा और मधुशाला का रास्ता, इस चीज़ों को बताया गया है। पीने वाला जीवन की मधुर यात्रा पर अग्रसर है और रास्ते में अनेक असमंजस है। मधुशाला जो है वह जीवन आनंद स्थल प्राप्ति के लिए दृढ़ता से चलते रहना चाहिए, इस चीज़ को दर्शाता है। फिर रुबाई 11 से 20 तक में साकी जो है अर्थात शराब परोसने वाली की सुनहरी छवि को प्रस्तुत किया गया है। साकी का वर्णन किया गया है जो सुनहरी मेहंदी लगे हाथों वाली है और यह जीवन के सुंदर और कोमल पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। फिर रुबाई 21 से 40 में प्रेम, समय और जीवन के रंग, इन चीज़ों में जीवन की नश्वरता और प्रेम की तीव्रता पर ध्यान दिया गया है। मधुशाला का आनंद क्षणिक है, अतः उसे पूरी लगन से जियो, इस तरह का संदेश हमें मिलता है। रुबाई 41 से 60 तक हमें धार्मिक और सामाजिक समरसता यह दिखाई देती है, जिसमें मस्जिद और मंदिर जैसे सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पारंपरिक भेदभाव से ऊपर उठकर मधुशाला अर्थात सार्वभौमिक प्रेम और एकता की ओर बढ़ने का आग्रह है। रुबाई 61 से 80 में संसार के दुख और जीवन के समाधान के बारे में बताया गया है। जीवन के दर्द और संघर्षों को मदिरा पीकर सहने और उनका सामना दृढ़ता से करने का संदेश दिया गया है। रुबाई 81 से 100 में आत्मसमर्पण और आनंद, इसको बताया गया है। खुद को जीवन के रंगों में समर्पित कर और आनंद के क्षणों का स्वागत करने की प्रेरणा दी गई है। रुबाई 101 से 135 में जीवन का अंतिम दर्शन हमें दिखाई देता है और मृत्यु को भी मधुशाला की एक अंतिम यात्रा की तरह देखा गया है, जहां पीने वाला भावपूर्ण समर्पण करता है।
तो मधुशाला की भाषा मधुर, सहज और प्रतीकात्मक है। इसमें अलंकार कम, भाव अधिक हैं। हर रुबाई के अंत में मधुशाला शब्द से कविता को एक सामंजस्यपूर्ण रूप देता है। तो यह कृति जीवन के विभिन्न रंगों, सुख, पीड़ा, प्रेम, संघर्ष और समरसता की व्याख्या करती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इनके प्रमुख रुबाइयों को देखा। अब आगे हम देखेंगे रुबाइयों के उदाहरण और उनके अर्थ को भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, है ना। तो इस तरह से दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली का बहुत ही पावन पर्व है, तो सभी को हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।